हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआरटी टीचर क्लासेस में। अब तक हम लोग यूनाइज डीएलएड में शिक्षा एक मौलिक अधिकार का चैप्टर नंबर 3 यानी यूनिट 3 में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अध्यापक की भूमिकाएं एवं उसके उत्तरदायित्व। देखिए, हमें पढ़ना है आज अध्यापक की भूमिकाएं एवं उसके दायित्व। देखिए, ये है आपका आज का टॉपिक, जो जहाँ से हमें क्या करना है, शुरू करना है। 2 मिनट रुकिएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इसमें जो जो टॉपिक थे पढ़ लिए हैं, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। प्लीज़ उसको विजिट करिए, उसको पढ़िए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और से ज़्यादा और अधिक प्रयास कर सकूं, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई है, इसमें क्या करना है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अध्यापक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अध्यापक की। तो जो विद्यालय होता है उसको बिना अड़चन के या कहे कि निर्विघ्न के, ठीक है, या बिना किसी बाधा के, ठीक है, चलाने में या उसको संचालित करने में या कहें कि एक अच्छी शिक्षा देने में अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। अगर अध्यापक लापरवाह होगा तो वो पूरी संस्था और उसमें पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, जिसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, वो व्यर्थ जाएगा। कहा जाता है कि जैसा अध्यापक वैसा ही विद्यालय होगा, जैसा अध्यापक वैसा ही विद्यालय होगा, ये इसमें कहा गया है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि अधिनियम, ठीक है, 2009, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक के कुछ क्या कर दिए गए हैं, भूमिका लिख दिए गए हैं या भूमिका बताई गई हैं, जिसको अध्यापक को क्या करना होगा, पालन करना होगा। उसी के अनुसार अध्यापक को चलना होगा, ठीक है। तो इसमें मैं बारी बारी से बोलूंगा, उसके बाद आपको लिखवा दूंगा। देखिए, पहला नियम क्या है कि जो भी अध्यापक है उसको विद्यालय नियमित समय पर, यानी जो समय है विद्यालय का, उस समय पर विद्यालय में उपस्थित होना है। अगर अध्यापक नियमित समय पर विद्यालय नहीं आएगा तो बच्चे खुद नियमित नहीं रहेंगे। तो पहला क्या है कि अध्यापक को विद्यालय में नियमित एवं समयबद्ध होना होगा, नियमित होना होगा और समयबद्ध होना होगा। यानी विद्यालय में आने के लिए नियमित टाइम होना चाहिए। जिस समय विद्यालय ओपन होता है उससे पहले आना है, ठीक है। और एक नियमित अनुसार क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। पहला ये हो गया, नियमित होना। फिर जितना भी पाठ्यचर्या है या कहा जाए पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसको यानी सिलेबस को निर्धारित समय में क्या करना है, अध्यापक को पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। निर्धारित समय में समस्त पाठ्यचर्या को क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। दूसरी चीज क्या करा है, प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, प्रत्येक बच्चे की अधिगम का आकलन और प्रत्येक बच्चे का अधिगम का जो अवसर है वो बराबर सबको प्रदान करना है। मैंने क्या कहा कि प्रत्येक बच्चे के अधिगम की योग्यताओं का क्या करना है, आकलन करना है और प्रत्येक बच्चे को अधिगम का अवसर प्रदान करना है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को अधिगम का अवसर प्रदान करना है। ये 3 हो गए। चौथा क्या है, बच्चे के जो अभिभावक हैं, यानी चाहे वो माता पिता हो गए या बच्चा जिनके संरक्षण में रह रहा है वो हो गए, उनके साथ नियमित रूप से क्या करना है, अध्यापक को बैठक करनी है और उन्हें बच्चे के समग्र, ठीक है, निष्पादन
यानी जो कार्य कर रहा है, जो उसमें प्रगति हो रही है, जो उसमें गुण प्रकट हो रहे हैं, ठीक है, जो उनका विकास हो रहा है, उस पर चर्चा करना होगा। किसको? अध्यापक को। किसके साथ? तो बच्चों के अभिभावक के साथ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उन सभी प्रकार की सहायता करना, उन सभी प्रकार की सहायता देना बच्चों को, जिससे बच्चे के अंदर से भय निकल जाए, मानसिक आघात या सदमा से दूर रहे, दुश्चिंता से मुक्त हो जाए। यानी प्रत्येक बच्चे को अध्यापक के का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को दुश्चिंता से, भय से, ठीक है, और क्या करना होगा? मानसिक आघात से क्या रखना होगा? दूर रखना होगा, ठीक है। प्रयास इतना अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा अपने आप को विद्यालय में स्वतंत्र समझ सके और अपनी बातों को कह सके, अपने जो विचार हैं अध्यापक से बता सके, ये चीज़ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो CCE होना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो बच्चे को अपने अपने कर्तव्य में व्यवस्थित करने के लिए, या कहा जाए कि वो अपने अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से कर सके, अनुशासित रहें, ठीक है, ये करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। और जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नवाचारी, यानी नवाचारी का मतलब होता है नए विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे खेल विधि हो गया, भ्रमण विधि हो गया, या निर्देशन विधि हो गया, या रचनात्मक विधियां होती हैं, इन सभी का प्रयोग करके ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये है अध्यापक के कार्य। अगर मैं इनको मैं चाहता हूँ कि इनको नोट कर लीजिए ताकि इसमें आगे बढ़ा जाए। तो पहला काम क्या है अध्यापक का? पहला काम है अध्यापक का कि विद्यालय में आने में, ठीक है, विद्यालय में आने में नियमित और समयबद्ध होना। विद्यालय आने में नियमित व समयबद्ध होना। विद्यालय आने में नियमित और समयबद्ध होना पहला काम हो गया। क्या हो गया? समयबद्ध होना, सॉरी, समयबद्ध होना, ठीक है, नियमित और समयबद्ध होना, ये काम है पहला अध्यापक का, ठीक है। निर्धारित समय में अध्यापक अपनी पाठ्यचर्या को पूरा करे। नियमित समय में अध्यापक अपनी पाठ्यचर्या को क्या करना चाहिए? उसे पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। ये हो गए आपके दो, पहला ये, दूसरा ये, अब तीसरा। देखिए तीसरा क्या है? तो कह रहा है, मैंने अभी बताया कि प्रत्येक बच्चे को क्या होना चाहिए? अधिगम योग्यताओं का क्या होना चाहिए? आकलन करना। प्रत्येक बच्चे के अधिगम योग्यताओं का आकलन करना तथा प्रत्येक बच्चे को अधिगम का अवसर प्रदान करना। प्रत्येक बच्चे को अधिगम का क्या करना? अवसर प्रदान करना। प्रत्येक बच्चे का क्या करना? आकलन करना। फिर उसके बाद क्या है अगला? देखिए, प्रत्येक बच्चे के अभिभावक। देखिए, अभिभावक की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि
वही तो आपको बताएंगे कि बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा है। उनसे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बच्चे अपने माँ बाप यानी अपने अभिभावक के साथ रहते हैं। तो उनके में क्या सुधार हो रहा है, जब तक हम अपने अभिभावक से, बच्चे के अभिभावक से नहीं पूछेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर उनसे पूछेंगे तब हमारे बच्चे में जो विकास हो रहा है वो पता चलेगा। तो प्रत्येक अभिभावकों या माता पिता से चर्चा करना, जिससे बच्चे के जिससे क्या हो सके, तो जिससे बच्चे के समग्र विकास और प्रगति का पता चल सके, जिससे बच्चे के समग्र विकास व प्रगति का पता चल सके या होने में सहायता मिले। देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अभिभावक से या माता पिता से चर्चा करना, ताकि बच्चे का समग्र विकास और प्रगति हो सके, या कहा जा सकता है कि उसे करने में या उसे मिलने में क्या मिल सके, सहायता मिल सके, ये कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए जरा। देखिए, ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा हूं मैं, अगला, प्रत्येक बच्चे का व्यापक व सतत मूल्यांकन करना, ये है अध्यापक के दायित्व। अभी इतने पर ही नहीं, अभी तो ये शुरू हुआ है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब आइए देखिए, इतना हो गया। अब कह रहा है, अध्यापक इन सभी कार्यों में अगर चूक करता है, ठीक है, या ये सारी चीज़ें अगर उससे नहीं होती हैं, तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक क्या होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और होगी, ये जान लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं बच्चे के साथ, अगर बच्चे के साथ अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं, अध्यापक अपने कर्तव्य से चूकता है, यानी बच्चे के जो विकास होने हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर अध्यापक नहीं करता है, तो अध्यापक को क्या होगा, अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। जो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे या जो स्थानीय आधिकारिक संस्था होगी, उसके ऊपर क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। ये जान लीजिए, अध्यापक के साथ ये होना है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगला क्या कहता है कि पाठचर्या संपादन में, ठीक है, अभी मैंने बताया अभी कि पाठचर्या के संपादन में, ठीक है, नवाचारी विधियों जैसे खेल विधि, निर्देशन विधि, भ्रमण विधि, रचनात्मक विधियों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। कोई भी विधि जो अपनाई जाए वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, देखिए मैंने कहा कि कोई भी, मतलब कि पाठचर्या को सिखाने में नवाचारी विधियों
नवाचारी विधियों जैसे जैसे खेल विधि, निर्देशन विधि, नवाचारी विधियों, पाठचर्या को सिखाने में नवाचारी विधियों जैसे खेल विधि, निर्देशन विधि, भ्रमण विधि तथा भ्रमण विधि, खेल विधि और निर्देशन विधि और रचनात्मक विधियाँ, रचनात्मक विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे जाना चाहिए जो भी विधि का अध्यापक उपयोग करेगा उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह विधि बाल केंद्रित हो। देखिए, मैंने कहा कि पाठचर्या को सिखाने के लिए या पाठचर्या को पढ़ाने के लिए बच्चे को जो भी पढ़ाया जाएगा वह नवाचारी विधियों का उपयोग करेगा, जैसे खेल विधि, निर्देशन विधि, भ्रमण विधि, रचनात्मक विधियों का उपयोग करे और उससे पढ़ाए बच्चों को। और ये उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विधि का उपयोग कर रहा है वो कैसी विधियाँ होनी चाहिए, तो नवाचारी विधियाँ होनी चाहिए। ये है आपके अध्यापक के कर्तव्य। और क्या होना चाहिए, तो अधिक निष्ठावान होना चाहिए, उसके अंदर निष्ठा आनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाए, उसके अंदर वो प्रेरणा आनी चाहिए, लगन आनी चाहिए, वो सक्रियकर्ता होना चाहिए ताकि वो बच्चों को हर चीज़ सक्रियता से सिखा सके। ये उसके अंदर जरूर होना चाहिए, तभी एक निपुण अध्यापक बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आए सो गए या क्लास में बैठे हैं बच्चों को बोल दिए चलो पढ़ाओ, गिनती गिनो, ये नहीं। आप बच्चों को लगन से पढ़ाइए, बच्चों को ये सोच के पढ़ाइए कि मैं बच्चों को आज यहाँ सिखाने आया हूँ। तो ऐसी स्थिति करने पर ही आप क्या कर सकते हैं, आप अपने को नियमित कर सकते हैं, आप अपने को एक श्रेष्ठ टीचर बनकर या अध्यापक बनकर बच्चों को सिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं समझता हूँ कि आप लोग ले लिए होंगे। आइए देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें तैयार होती जाएं और आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक है आपका विद्यालय अभिशासन और प्रबंधन। विद्यालय अभिशासन और प्रबंधन। प्रबंधन, विद्यालय अभिशासन और प्रबंधन, ये है आपका, ये आपका अगला टॉपिक है, ठीक है। देखिए, विद्यालय अभिशासन और प्रबंधन में क्या होता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि विद्यालय का अभिशासन और प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। यानी विद्यालय किस तरह से चलेगा, किस तरह से वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक की जाएंगी, वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना ही क्या कहलाता है, विद्यालय अभिशासन और प्रबंधन कहलाता है। अगर विद्यालय का प्रबंधक ठीक नहीं कर पाते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्यों को आप पा नहीं सकते हैं। अगर विद्यालय का प्रबंधन और अभिशासन अगर हम सही नहीं कर पाते हैं
तो अधिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को हम उनके जो लक्ष्य हैं उसको कभी नहीं पा सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या किए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको हमें क्या करना होगा, सुचारू रूप से लागू करना होगा। तो पहला चीज क्या होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताने चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इस वजह से मैं इसको रखने जा रहा हूँ। देखिए पहले सोचिएगा कि जो माता होती है, ठीक है, जो मदर होती है, वो बच्चे की पहली शिक्षिका कहे या आपके क्या हो जाते हैं, अध्यापक हो जाती है, ठीक है, या कहा जाए गुरु हो जाता है। कौन होता है, माँ होती है। तो बच्चे का पहला अध्यापक या पहला शिक्षक कौन होता है, या प्रथम शिक्षक कौन होता है, तो माँ होती है, ठीक है। यही जानकर आप प्रसन्न होंगे कि, या आपको बड़ा खुशी होगी कि विद्यालय के प्रबंधन समिति में, ठीक है, फिर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि एक विद्यालय है, उस विद्यालय में उस विद्यालय में जो भी प्रबंधन समिति बनेगी उसके पक्ष में जो बात कही जा रही है उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। तो मैंने शुरुआत में किसकी बात कही, माँ की बात की, क्योंकि माँ क्या होती है, बच्चे का प्रथम शिक्षक होती है। तो इसी शिक्षक के कारण, इसी चीज को लेते हुए जो विद्यालय प्रबंधन समिति बनती है उसमें जो महिलाएं होती हैं, तो वो 50% उनकी भागीदारी होती है। कितनी भागीदारी होती है, तो 50% क्या होती हैं, उसमें महिलाएं होती हैं। और प्रबंधन समिति का जो अधिकांश पदाधिकारी और सदस्य होते हैं, प्रबंधन समिति के अधिकांश पदाधिकारी और जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो माता पिता या बच्चे के अभिभावक वर्ग से चुने जाते हैं, ठीक है। प्रबंधन समिति क्या बनाना है, प्रबंधन समिति। मैंने कहा कि देखिए बच्चे की प्रथम बच्चे का प्रथम शिक्षक बच्चे का प्रथम शिक्षक माँ होती है। बच्चे का प्रथम शिक्षक कौन होता है, तो माँ होती है, ठीक है। इसी कारण अगर हम कहें कि इसी आधार पर विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% महिलाओं को शामिल किया गया है। इस समिति में अधिकांश पदाधिकारी या सदस्य बच्चे के अभिभावक होते हैं। क्या होते हैं, अभिभावक होते हैं। फिर से सुनिएगा, माँ, बच्चे की प्रथम शिक्षक कौन होती है, तो माँ होती है। इसी को आधार बनाते हुए कहा गया कि इस प्रबंधन समिति में, विद्यालय प्रबंधन समिति में जो महिलाओं की भागीदारी जो होगी वो कितनी होगी, तो 50% होगी, ठीक है। कितना होगी, 50% होगी, ठीक है। देखिए सॉरी, यहाँ पर ये कितना होगा, 50% होगी, ठीक है। कितनी होगी, 50% होगी। किसकी होगी, तो महिलाओं की होगी। तो ये सारी चीजें निकल कर आई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि 50% कौन होती हैं विद्यालय प्रबंधन समिति में, तो महिलाएं होती हैं। तो इस प्रबंधन समिति के तो कुछ काम होंगे, तो उनके बारे में सुन लिया जाए। तो क्या महत्वपूर्ण कार्य को होते हैं जो वो संपादित करते हैं, उनके बारे में। तो अगली हेडिंग होगी प्रबंधन समिति के निम्नलिखित कार्य।
प्रबंधन समिति के निम्नलिखित कार्य। देखिए, प्रबंधन समिति के निम्नलिखित कार्य क्या होते हैं? विद्यालय के जो कार्य हो रहे हैं संचालन को मॉनिटर करना। विद्यालय के कार्य संचालन को क्या करना? मॉनिटर करना। यानी विद्यालय में जो भी क्रियाकलापें हो रही हैं, जो अध्यापक कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं या विद्यालय के लिए कर रहे हैं, उसका मॉनिटर करना। यानी विद्यालय के जो कार्य संचालन को क्या करता है? प्रबंधन समिति मॉनिटर करता है, उसकी क्या करता है? उसके आकलन करता है, उसको देखता रहता है, जांच करता रहता है। कौन करता है? प्रबंधन समिति। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि विद्यालय के कार्य संचालन को मॉनिटर करना। ये पहला काम है इसका, क्या करना? मॉनिटर करना। दूसरा क्या है? विद्यालय का विकास योजना तैयार करना तथा उसे अनुशंसित करना, यानी उन्हें लागू करना। यानी विद्यालय का विकास योजना तैयार करना। विद्यालय विकास योजना तैयार करना या विद्यालय का विकास योजना तैयार करना कि किस तरह से विद्यालय विकास करेगा, किस तरह से विद्यालय में अच्छी शिक्षा होगी, किस तरह से वहाँ की पुस्तकें होंगी, कैसे अध्यापक काम करेंगे, उस पर बात करना, उसके लिए योजना तैयार करना और उसे अनुशंसित करना। किसको अनुशंसित करना? तो विकास योजना जो तैयार की गई है उसको। देखिए, विद्यालय विकास योजना तैयार करना तथा उसे लागू करना या अनुशंसित करना। क्या करना? अनुशंसित करना। ठीक है, अनुशंसित करना या लागू करना, ये हो गया। फिर क्या करा? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि को मॉनिटर करना। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्राप्त अनुदान राशि को मॉनिटर करना। ठीक है, तो कह रहा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि को क्या करना? मॉनिटर करना। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि को क्या करिएगा? मॉनिटर करना। और उन्हें फिर क्या करना? उनका यूज करना। ये भी चीजें हो सकती हैं। अगला कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कहा जाता है कि युद्ध लेवल पर या युद्ध स्तर पर या अधिक सक्रिय होकर या मशीनरी की तरह कार्य करना। मैंने क्या बोला? तो मैंने बोला शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसकी तरह काम करना? सक्रिय काम करना, मशीनरी की तरह। मशीनरी कहे या मिशनरी कहे, ठीक है, या सक्रियता के साथ काम करना। ठीक है, प्राप्त करने के लिए मिशनरी की तरह कार्य
करना। ठीक है, या तो आप मशीनरी की तरह काम करिए या युद्ध स्तर पे काम करिए, सारी चीजें एक ही हैं। ये चीज कहा गया है इसमें, ये है इनके इम्पोर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हो गया, चलिए देखिए हो गया हो तो देखिए आगे इसी में कहता है कि विद्यालय के अभिशासन में सहायता करें। अभिशासन मतलब कि वो कैसे चलेगा उसमें सहायता करें, और यह निश्चित करना कि सभी पात्र बच्चे, ठीक है, जितने भी हमारे विद्यालय में बच्चे हैं, ठीक है, उनका पंजीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। और क्या करना, तो वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति तक विद्यालय न छोड़ें। ये भी प्रबंधन समिति का काम है। ठीक है, और अध्यापकों का भी कर्तव्य बनता है कि पूरा उसकी जो शिक्षा है पूरी, वो क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, वो उसे छोड़े ना। ये है प्रबंधन समिति का काम। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, थोड़ी सा इसमें और सुन लीजिए। तो एक टॉपिक है पाठचर्या और मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यताएं। पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पे जितने भी बच्चे होते हैं उनकी पाठचर्या इस तरह से बनाई जाती है ताकि उनकी पास पड़ोस, ठीक है, से वो संबंधित हो। ठीक है, उनको बच्चों को अमूर्त चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, वो मूर्त चीजों से सीखते हैं क्योंकि अभी वो छोटे हैं। ठीक है, तो उनके दैनिक जीवन से जोड़कर उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए कि उनके दैनिक जीवन में क्या हो रहा है। ठीक है, उनके माता पिता क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ गाय है तो क्या करती है, गाय से क्या मिलता है। ठीक है, और उनके घर में अगर कुत्ता है तो वो क्या करता है। ठीक है, वो जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें कौन कौन मिलता है। ठीक है, उनके पड़ोस में जो रहते हैं या उनके दादा दादी हैं वो किस तरह से, उनसे जोड़कर पढ़ाइए, उनके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाइए, तब उन्हें चीजें समझ में आएंगी। यानी जो शिक्षा होनी चाहिए वो बच्चों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ठीक है, लचीली का मतलब होता है कि उन्हें उनके समझ तक होनी चाहिए। ठीक है, आसान होनी चाहिए, समावेशी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये ही हमको क्या करेगी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तक या उसके लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। ठीक है, बच्चे का ज्ञान, उसकी क्षमता, उसकी प्रतिभा, ठीक है, ही बच्चे को क्या करेगा, उसका समग्र विकास करेगा। ये चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर में से इतने टॉपिक आपके क्या हुए, कंप्लीट हुए। अब हम लोग अगली टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो पहले एक बार और हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा है विद्यालय कार्य संचालन को मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना तथा उसे क्या करना, लागू करना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनु अनुदान राशि को मॉनिटर करना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मशीनरी की तरह कार्य करना। अब इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जो नहीं लिए हैं तो। चलिए अब देखिए हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो कुछ प्रारंभिक भाग हैं उनके कुछ चीजें पढ़नी। जैसे इसमें एक शब्द आता है, जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम में एक चीज लिखा गया है, अधिनियम। क्या है, अधिनियम, शिक्षा का अधिकार। यानी इस अधिनियम में प्रारंभिक भाग में शिक्षा के अधिकार के नियमों का मुख्य अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें, हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, तो प्रारंभिक भाग पढ़ने चल रहे हैं। मैंने क्या कहा कि इस अधिनियम में प्रारंभिक भाग, यानी जो भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो भी शब्द लिए गए हैं, ठीक है, उनको परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। पहला इसमें है अधिनियम। क्या नाम क्या है? अधिनियम। देखिए अधिनियम में क्या है, तो क्या कह रहा है कि अधिनियम का अभिप्राय ये होता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, ठीक है, बच्चों के अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार अधिनियम 2009। इसका मतलब, अधिनियम का मतलब बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए अधिकार अधिनियम 2009, बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए अधिकार अधिनियम 2009, ये चीज इसमें लिखा गया है। अब इसी में लिखा गया है आंगनवाड़ी। क्या लिखा गया है? तो आंगनवाड़ी। अब इसका क्या मतलब है भाई? आंगनवाड़ी का क्या मतलब है? तो भारत सरकार के, ठीक है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार के, ठीक है, महिला एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार के महिला एवं विकास मंत्रालय की समाकलित बाल विकास, ठीक है, योजना के अंतर्गत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र, ठीक है, स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र। फिर से सुनिएगा, भारत सरकार के, ठीक है, महिला एवं विकास मंत्रालय की समाकलित विकास, ठीक है, समाकलित बाल विकास योजना के अंतर्गत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र भारत के महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित, या कहा जाए समाकलित यानी समायोजित कर देना, ठीक है, बाल विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है, स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र। देखिए भारत सरकार के महिला व विकास मंत्रालय के द्वारा समाकलित बाल विकास योजना के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र, ठीक है, ये चीज है। पूछ लिया जाएगा कि आंगनवाड़ी केंद्र किसके द्वारा, तो भारत सरकार के महिला विकास मंत्रालय की, ठीक है, समाकलित बाल विकास योजना के अंतर्गत इसे रखा गया है। ये हो गया आंगनवाड़ी। अब नियत तिथि, भाई नियत तिथि का क्या मतलब होता है?
तो इसका अभिप्राय है कि जिस तिथि से या जिस तिथि पर, ठीक है, या जिस तिथि पर, ठीक है, सरकारी गजट की अधिसूचना के अनुसार अधिनियम लागू होता है। ठीक है, मतलब नियत तिथि का मतलब होता है कि वह दिन, वह तारीख, वह समय, जिस समय पर यह अधिसूचना लागू होगी या यह अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम लागू होगा, उसी को नियत तिथि कहते हैं। क्या कह रहा है? नियत तिथि। जिस तिथि से यह अधिसूचना लागू होगा जो अधिकार अधिनियम है उसे नियत तिथि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नियत तिथि कहते हैं। ये हो गया आपका, किसका हो गया? तो नियत तिथि का हो गया। अब इसी में आता है कि अधिनियम का अगर हम बात करें कि इसमें अध्याय है, खंड है, या भाग है, या अनुसूची है, तीनों चीज क्या क्या मैंने कहा? तो अध्याय, भाग, अनुसूची का क्या अर्थ है? तो क्रमशः इस अधिनियम में अध्याय, खंड और अनुसूचियां होती ही हैं। ठीक है, आपने देखा ही है। अब कह रहा है कि बच्चा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, यही ज्यादा पूछा जाता है कि बच्चे से क्या समझते हैं आप? कह रहा है बच्चा, बच्चे से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चे। इसका अर्थ बच्चा है। इसमें अगर हम बात करें 6 से 14 वर्ष के बच्चे या 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के अंदर या 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है, ये इसमें रखा गया है। ये हो गया। अब कह रहा है कि अगला कह रहा है कि संचयी रिकॉर्ड से क्या अभिप्राय है? संचयी रिकॉर्ड। तो कह रहा है कि संचयी रिकॉर्ड से क्या समझते हैं? तो संचयी रिकॉर्ड का मतलब होता है व्यापक और सतत मूल्यांकन पर आधारित बच्चे का प्रगति रिकॉर्ड। संचयी रिकॉर्ड, देखिए इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अधिनियम, एक बच्चा और एक संचयी रिकॉर्ड। ठीक है, ये बहुत नियत तिथि तो मान लीजिए वो दिन जिस दिन यह अधिनियम लागू होगा गजट के रूप में, वो सारी चीजें, लेकिन बच्चा, संचयी रिकॉर्ड और अधिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संचयी रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि बच्चे का जो सतत और व्यापक मूल्यांकन हुआ है उसके आधार पर जो प्रगति रिकॉर्ड बनाया जा रहा है उसी को क्या कहा जाता है? संचयी रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संचयी रिकॉर्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जरा। चलिए, हो गया। इसका अर्थ बच्चे का
सतत व व्यापक मूल्यांकन के आधार पर बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर प्रगति रिकॉर्ड तैयार करना। ये हो गया आपका संचयी रिकॉर्ड। कोई भी पूछे बेटा जरूर बताइएगा कि संचयी रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। ये हो गया बच्चे का संचयी रिकॉर्ड। अब इसी में एक आता है स्कूल मैपिंग। ये जुड़ा होता है सामाजिक व्यवधान या अवरोधों से। स्कूल मैपिंग, ठीक है, क्या स्कूल मैपिंग या स्कूल मानचित्रण का अर्थ, ठीक है। तो लिखिएगा स्कूल मैपिंग। इसी को कहते हैं मानचित्रण, स्कूल मैपिंग या मानचित्रण। मैं फिर से आपको समझाने चल रहा हूँ स्कूल मैपिंग और मानचित्रण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही तो आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे और यहीं से आपको नंबर बनेंगे, ठीक है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा स्कूल मैपिंग का अर्थ क्या होता है। तो विद्यालय की अवस्थिति इस प्रकार की हो या विद्यालय अवस्थिति की इस प्रकार योजना बनाना, विद्यालय अवस्थिति का इस प्रकार का योजना बनाना जिससे कि सामाजिक व्यवधान या अवरोध या भौगोलिक दूरी पर क्या क्या पाया जा सके, काबू पाया जा सके। विद्यालय अवस्थिति की इस प्रकार योजना बनाना यानी विद्यालय का मानचित्रण इस तरह करिए, इस तरह से करिए ताकि वो सामाजिक व्यवधान, अवरोधों और मानसिक क्या होना चाहिए, तो भौगोलिक दूरी पर क्या पाया जा सके, काबू पाया जा सके। तो विद्यालय, देखिए विद्यालय, अब यहाँ पर मानचित्रण से समझिए कि विद्यालय का जो मतलब जहाँ पर विद्यालय हो वो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बच्चे आसानी से जा सकें, वहाँ पर उनकी भौगोलिक दूरी यानी वो किस तरह से वहाँ पर पहुँच सके, वो सारी चीज़, सामाजिक व्यवधान न पड़े यानी शोरगुल ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया ना हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। बच्चे को पढ़ना है, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए वो जगह खोजनी है जहाँ पर बच्चे को बड़ी आसानी से सारी चीज़ें मिल सके, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो विद्यालय, अब बार बार अगर मान लीजिए ऐसी जगह विद्यालय बन जाए जहाँ पर बच्चे को पढ़ने के लिए कम और शोर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि विद्यालय है, विद्यालय के बगल में शराब ठेका है, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सकें, ठीक है। बच्चों के लिए शांति का माहौल होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे जगह पर होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से वहाँ पहुँच सके। तो इसलिए ऐसा बनाना चाहिए। तो विद्यालय की अवस्थिति, ठीक है, अवस्थिति का अवस्थिति की योजना बनाना ताकि बच्चा सामाजिक अवरोधों व्यवधानों तथा भौगोलिक दूरी पर, ताकि बच्चा सामाजिक अवरोध हो, व्यवधान हो और भौगोलिक दूरी पर काबू पा सके, पर काबू पाया जा सके, ठीक है। ये हटा दीजिए। विद्यालय अवस्थिति की योजना बनाना ताकि सामाजिक अवरोध हो, व्यवधान हो तथा भौगोलिक दूरी पर काबू पाया जा सके। ये चीज इसमें आ गया, ठीक है, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक दूरी पर काबू पाया जा सके, भौगोलिक,
ठीक है, भौगोलिक दूरी पर क्या पाया जा सके, काबू पाया जा सके, ये चीज इसमें कहा गया है। ठीक है, अब ये हो गया। अब कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चे का अधिकार। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चे का क्या अधिकार है, अब हम उसको पढ़ने चल रहे हैं। चलिए देखिए, ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। देखिए मैं क्या कहने चल रहा हूँ, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चे का क्या है, बच्चों के अधिकार या बच्चे का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चे का अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चों का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चों का क्या अधिकार। देखिए क्या अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसी में पहला आता है विशेष प्रशिक्षण। विशेष प्रशिक्षण, होता क्या है कि मान लीजिए किसी वजह से बच्चे का दाखिला थोड़ा लेट हो गया, या बच्चे को दाखिला लेने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, विलम्ब दाखिला की वजह से। तो जब विलम्ब दाखिला हो गया तो कुछ पाठ्यक्रम बच्चों को, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो बच्चा विलम्ब में एडमिशन लिया है, उन सब चीज़ों को सीख नहीं पाया है, उसे उसका ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, विशेष प्रशिक्षण वाले या कहीं एक अध्यापक की नियुक्ति होगी जो उसे विशेष प्रशिक्षण देगा, यानी उसे अलग से प्रशिक्षण देगा। ठीक है, और जब वो बच्चा उसमें प्रशिक्षित हो जाएगा, चाहे वो शैक्षिक रूप से चाहे भावात्मक रूप से, ठीक है, तब उसे शेष बच्चों के साथ क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कहा जाता है विशेष प्रशिक्षण। और इसका जो न्यूनतम समय अवधि जो होता है या प्रशिक्षण अवधि होता है, वो 3 महीने की होगी। क्या होगी, 3 महीने की होगी। ठीक है, फिर से सुनिएगा, विशेष प्रशिक्षण में क्या होता है कि उन अभ्यर्थियों को इसमें जोड़ा जाता है जिसका दाखिला विलंब से हो पाया है या उनका दाखिला विलंब हो गया है। ठीक है, तो उन्हें एक ऐसे अध्यापक को नियुक्त किया जाएगा जो उसे क्या देगा, विशेष प्रशिक्षण देगा, ताकि बच्चा शैक्षिक और भावात्मक दृष्टि से क्या हो सके, तो शेष बच्चों के बराबर या सफलतापूर्वक उससे जुड़ सके। और इनकी जो न्यूनतम अवधि होगी वो 3 महीने की होगी। क्या होगी, 3 महीने की होगी। मैंने क्या कहा, यह उन बच्चों के लिए होगा जिनका दाखिला विलंब से हुआ है। यह उन बच्चों के लिए होगा जिनका दाखिला विलंब से हुआ है। उनके लिए एक अध्यापक को नियुक्त किया जाएगा, ताकि बच्चा शैक्षिक व भावात्मक रूप से शेष बच्चों से
सफलता पूर्वक जुड़ सके। इसकी अवधि 3 माह होगी। इसकी अवधि कितनी होगी? 3 माह होगी। ठीक है, इसको उतार लीजिए, इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? देखिए, अब तो ये बात हो गई कि भाई 3 माह की अवधि होगी। अगर मान लीजिए, ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 3 माह की यानी 3 महीने की जो अवधि है अधिगम प्रगति के लिए जिसे यूज किया गया है, जिसमें एक अध्यापक को लगाया गया है, अगर वो पूरा नहीं हो पाता, उसका आकलन करने पर अगर वो पूरा नहीं हो पाता है, तो यही अवधि क्या कर दी जाएगी? तो यह अवधि अधिकतम 2 वर्ष के लिए क्या की जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है। तो लिख सकते हैं इसी में, प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण के मानक अगर 3 माह में पूर्ण नहीं हो पाते तो इसकी अधिकतम अवधि कितनी माह तक बढ़ाई जा सकती है? तो इसकी अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, चलिए, हो गया ना? चलिए, अब तो ये हो गए आपके जो बच्चों को, जो विशेष प्रशिक्षण वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सारी चीजें थी जिनको विशेष प्रशिक्षण देना है। अब राज्य सरकारों के कर्तव्य देखिए, क्या क्या है राज्य सरकारों के कर्तव्य। राज्य सरकारों के कर्तव्य देखिए, अभी तक हम लोगों ने अध्यापक के कर्तव्य पढ़े थे, ठीक है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कुछ चीजें पढ़े थे, लेकिन अब राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं या क्या कर्तव्य हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार, आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार केंद्र और तथा राज्यों के लिए निहितार्थ हैं, यानी केंद्र और राज्यों के लिए क्या क्या वर्क हैं उसकी बात की जा रही है, क्या क्या उनके कर्तव्य बनते हैं उसकी बात की जा रही है। तो कह रहा है पहला तो यही होगा कि पहले आरटीआई एक्ट 2009 को लागू करना। पहला क्या होगा? आरटीआई एक्ट 2009 को लागू करना। मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। राज्य सरकारों के कर्तव्य में पहला है आरटीआई 2009 को, आरटीआई एक्ट 2009 को लागू करना। ठीक है, पहला आरटीआई एक्ट, ठीक है, आरटीआई एक्ट 2009 को लागू करना। ठीक है, आरटीआई 2000 एक्ट, आरटीआई, ठीक है, आरटीआई 2009 को क्या करना? लागू करना है।
ठीक है, आरटीआई एक्ट 2009 को लागू करना। फिर प्रारंभिक शिक्षा दिलाना राज्य तथा केंद्र सरकार के संयुक्त दायित्व है। ठीक है, क्या कह रहा है अगला, तो प्रारंभिक शिक्षा दिलाना राज्य तथा केंद्र सरकार का संयुक्त दायित्व है। संयुक्त दायित्व है, ठीक है, क्या है, संयुक्त दायित्व है। किसका किसका, राज्य तथा केंद्र सरकार का संयुक्त दायित्व है कि वो क्या करें, प्रारंभिक शिक्षा दिलाए। किनको दिलाए भाई, तो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाए। प्रारंभिक शिक्षा दिलाने के लिए दोनों लोग क्या है भाई, स्वतंत्र हैं, या कहा जाए तो उन्हीं का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को क्या करें, राज्य तथा केंद्र सरकार का ही कर्तव्य बनता है कि बच्चों को क्या करें, शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, वो भी कैसी शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कितने समय से, 6 से 14 वर्ष के लिए होता है। प्रारंभिक शिक्षा में अगर बच्चों को विलम्ब हो जाता है तो कितने माह तक का उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो 3 माह का। अधिकतम कितना होगा, तो 2 वर्ष का होगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश, हाजिरी तथा उसे पूर्ण करना सुनिश्चित करना। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश, ठीक है, हाजिरी तथा उसे पूर्ण करना सुनिश्चित करना। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश, प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश लेना, बच्चों को प्रवेश कराना, उनकी नियमित हाजिरी लेना, उसे पूर्ण करना। ठीक है, यानी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना, और पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको सुनिश्चित करना, ये राज्य सरकार का काम है। तो क्या कह रहा है, ये हो गया आपका, मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने, तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्या, प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश, हाजिरी तथा उसे पूर्ण करना सुनिश्चित करना। प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश, हाजिरी तथा पूर्ण करना, उसे सुनिश्चित करना, इसका मतलब समझते हैं क्या कह रहा है, तो कह रहा है इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को पहले प्रवेश लीजिए, उनका नियमित हाजिरी लीजिए कि वो विद्यालय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना, और पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको सुनिश्चित करना राज्य सरकार का क्या है, काम है। सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना। समान व्यवहार का मतलब कौन, ऐसा ना हो कि बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं, सभी के साथ कैसा करना, सभी के साथ समान व्यवहार करना, सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना, सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना, सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ना है, इस तरह से आपको राज्य सरकार के कर्तव्य होंगे जो उसको पूरा करना होगा। सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित करना, सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित करना, सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें पहुंचाना सुनिश्चित करना। अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना, अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना, अच्छी
गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना, अध्यापक संबंधी प्रशिक्षण को भी सुनिश्चित करना या उनके लिए प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। पूंजीगत लागत और आवर्ती खर्च का प्रावधान करना, ये भी इसी में आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 और बचे हैं। चलिए, अध्यापक की अध्यापक की अध्यापक की अध्यापक के प्रशिक्षण शिक्षण तथा योग्यताओं को सुनिश्चित करना अध्यापक की योग्यताओं को और प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना, और जो अनुदान राशियां हैं या लागत राशियां उनको भी सुनिश्चित करना। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसी में दिया हुआ है स्थानीय अधिकारिकी। क्या दिया हुआ है? स्थानीय अधिकारिकी। स्थानीय अधिकारिकी का मतलब होता है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह क्या करे, प्राथमिक के लिए 1 किलोमीटर यानी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विद्यालय का जो उनका विद्यालय होगा वो निवास स्थान से 1 किलोमीटर पे होगा, और जो 6 से 8 तक के बच्चे होंगे जो उच्च प्राथमिक के होंगे उनका विद्यालय क्या होगा, 3 किलोमीटर पर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो विद्यालय होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, तो 1 से 5 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए जो विद्यालय होना चाहिए वो 1 किलोमीटर होना चाहिए, और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो विद्यालय होना चाहिए उनके निवास स्थान से कितना होना चाहिए, 3 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, और इसी में कह रहा है कि जो उनका रिकॉर्ड यानी जो उनका रिकॉर्ड होगा बच्चों का वो हर वर्ष क्या करना पड़ेगा, अपडेट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। अगर बच्चों के अधिकार का हनन हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत किसको देंगे, स्थानीय अधिकारी को देंगे, ठीक है। स्थानीय अधिकारियों को देंगे और वह स्थानीय अधिकारी क्या करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए, अब आपके आगे आ गया है कि बच्चों के अधिकारों के प्रकार क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। जैसे बच्चों के अधिकारों के प्रकार में पहला आता है कि बच्चों के अधिकारों का प्रकार क्या क्या, जैसे बच्चों की सुरक्षा, ठीक है, प्रावधान होना चाहिए। बच्चों के उचित भोजन का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बच्चों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या कहा गया है, बच्चों के अधिकार में डाला गया है, ठीक है। इसी में कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार परीक्षण अधिकारी नाम दिया गया है, ठीक है। बच्चों के शिक्षा का, ठीक है, यानी कहा जाए कि शिक्षा अधिकार परीक्षण अधिकारी की, शिक्षा अधिकार परीक्षण अधिकारी की नाम दिया गया है, जो राज्य सरकार की एक क्या है, एक अधिकारी की गठन किया गया है, यानी एक संस्था को गठन किया गया है जो क्या करेगी, ये बच्चों के अधिकार पर क्या करेगी, काम करेगी। इसका यही काम होगा कि बच्चों के अधिकारों के बारे में जानती रहेगी या उसका ध्यान रखेगी। इस सारी चीज़ों पर बात की गई है। तो अगर हम बात करें कि दो सामान्य प्रकार से अगर इसको बांटें, अगर बच्चों के अधिकार को देखें तो दो समान प्रकार से इसे बांटा जा सकता है। एक वे जो अधिकार बच्चों को कानून के अंतर्गत है, ठीक है, एक मतलब कह रहा है कि उन्हें समानता का अधिकार मिले,
ठीक है। फिर यह भी होना चाहिए कि बच्चों के साथ कोई अपराध ना हो, क्षति से बचाना उनको, ठीक है। फिर क्या कराएँ कि बच्चों के साथ कोई लाचारी ना हो, उनके ऊपर कोई काम का प्रेशर ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किया गया है। और अगर इसी को देखा जाए तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कनाडा ने क्या किया था, बच्चों के अधिकारों को, ठीक है, 3 वर्ग में बाँट दिया। बच्चे के अधिकारों को 3 वर्गों में बाँट दिया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए क्या है इसमें, बस जितना था आपको मैंने बता दिया। तो बच्चों के अधिकारों को 3 भागों में बाँट दिया गया है। पहला था प्रावधान, ठीक है। प्रावधान क्या होगा? तो बच्चों को उपयुक्त जीवन स्तर देना, उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखना, उनका देखभाल करना, उनकी शिक्षा और सेवाएँ संबंधी चीज़ों पर ध्यान देना, उनके मनोरंजन का अधिकार उनको मिलना चाहिए, ठीक है। उन्हें संतुलित आहार मिलना चाहिए, सोने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय में उनका प्रवेश होना चाहिए ताकि वो शिक्षा को ले सकें, ठीक है। पहला हो गया प्रावधान। प्रावधान में बच्चों की सुरक्षा, सोने के लिए अच्छी व्यवस्था, भोजन, पोषण, शिक्षा, ठीक है, मनोरंजन, ठीक है, खेलने के लिए उचित स्थान, अधिकार, ये सारी चीज़ें प्रावधान में रखी गई। अब सुरक्षा से क्या है कि बच्चे के साथ भेदभाव ना हो सके, ठीक है, उनका शोषण ना हो सके, उन्हें ऐसा स्थान देना चाहिए जहाँ पर बच्चे क्या सके, सुरक्षित रह सके और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, वो खेल सकें, वो अपनी योग्यता को दिखा सकें, उनका अच्छा से पोषण हो, ठीक है, उनका विकास हो सके, ये सुरक्षा में लिया गया है। किस में लिया गया है? तो सुरक्षा में लिया गया है। अगला है आपका क्या है? तो अगले की बात करें तो भागीदारी की बात होती है। भागीदारी क्या होना चाहिए? तो बच्चे को समुदाय से जोड़ा जाए, ठीक है, वो अपने सेवाओं को, अपने कार्यक्रमों को, ठीक है, बच्चे समुदाय में दिखा सकें, उनसे जोड़ सकें, उनसे मिल सके, ठीक है, और अतिरिक्त बच्चों से जुड़ सकें, ठीक है। ऐसा ना हो कि उन्हें यह महसूस हो कि हम कमज़ोर वर्ग से आते हैं, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी में कहा गया है, इसी प्रकार से एक और नेटवर्क मतलब देखने को आपको मिलेगा, एक और गठन हुआ है, उसकी बात कही गई है, तो द चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है, इसे कहा गया क्राइम। क्या कहा गया बेटा? तो क्राइम कहा गया। क्या कहा गया? क्राइम कहा गया, ठीक है। इसमें इसका अर्थ होता है द चाइल्ड राइट्स, यानी बच्चों का अधिकार, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, ठीक है, नेटवर्क, इसे भी 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, इसमें 2 चीज़ें कहा गया है। पहला कहा गया है आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार, अधिकार, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। और इसी में अगला आपका आता है, इसी में अगला आता है पर्यावरण संबंधी अधिकार, ठीक है, विकासात्मक अधिकार, पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण संबंधी व विकासात्मक अधिकार, अधिकार, विकासात्मक अधिकार, ये हो गए आपके, ये चीज़ें हो गई। अब इसमें अगर बात करें, इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उनकी बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें, तो कहा जाए तो बच्चे का बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, विचार रखने की, मैंने ये पहले ही आपको बता दिया कि बच्चे के बोलने की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता, भय मुक्त होना चाहिए, वर्ण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, अपने शरीर का स्वामित्व की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। और कह रहा है कि भारत में जो संविधान के प्रावधान के अनुसार देखा जाए तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया, तो बच्चों के अधिकार को समवर्ती सूची में रखा गया। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे के अधिकार को, ठीक है, सुरक्षा देना किसका किसका काम है? तो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार दोनों का दायित्व बनता है कि वो बच्चे के अधिकार को क्या करें? सुरक्षित रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस चैप्टर में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने उसको कंप्लीट करा दिया है।
अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। अगला चैप्टर हम लेके आएंगे यूनिट 4, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका NICE DLED की पूरी बुक आपको यानी पूरा ब्लॉग्स आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।